नमस्ते, मैं विक्रांत newstech.com के लिए। और अभी हमारी चुनावी टीम मौजूद है अयोध्या में, और अयोध्या की यह बीकापुर विधानसभा सीट है जहां हमारी चुनावी टीम यह जानने आई है कि आगामी विधानसभा चुनाव का मुद्दा क्या है, यूपी 2022 विधानसभा चुनाव में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो अयोध्या की यह बीकापुर विधानसभा सीट है जहां से विधायक हैं शोभा सिंह। शोभा सिंह मुन्ना सिंह की धर्मपत्नी रही हैं, और मुन्ना सिंह कौन थे? तो राष्ट्रीय लोकदल के एक बड़े नेता माने जाते थे और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व में सिंचाई मंत्री भी रहे हैं। तो वो मुन्ना सिंह की धर्मपत्नी है शोभा सिंह, जो यहाँ से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से विधायक है। और आगामी विधानसभा 2022 में किसके बीच में मुकाबला होगा, किन मुद्दों पर होगा और अयोध्या में माहौल क्या है, यह जानने के लिए हमारी टीम अभी मौजूद है बीकापुर विधानसभा में, और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल तो हमारा ये है कि बीकापुर विधानसभा चुनाव में माहौल क्या है? बीकापुर विधानसभा चुनाव के साथ साथ पूरे प्रदेश में माहौल ये है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। योगी बाबा की जो नीतियां हैं, ठोक दो, बुलडोजर नीति, जो महिलाओं का अपमान और किसानों को जो त्रस्त किया है इनके छुट्टा जानवरों ने, खाद बीज नहीं मिल रहा है, चारों तरफ दुर्व्यवस्था है, महंगाई इतनी चरम पर है, लोग रसोई गैस का सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं, उसको कोठे पर रख दिए हैं। ऐसा आलम है, महंगाई से लोग त्रस्त और बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस सरकार को बदलना चाहते हैं लोग। और प्रदेश की जनता, बीकापुर की जनता, यहाँ की जो विधायक हैं उनके बारे में बहुत कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो वृद्ध महिला हैं, घरेलू महिला हैं। वो तो मुन्ना सिंह के नाम पे विधायक हो गई, उनका कोई आना जाना या कोई लेना देना राजनीति से ज़्यादा नहीं रहा है। मुन्ना सिंह बड़े नेता थे, वो कर्मठी थे, किसानों के बीच में किसानों की आवाज़ उठाते थे। इस लिहाज से लोगों ने उनको पसंद किया और भाजपा में शामिल हो गई तो चुनाव जीत गई थी। बाकी राजनीति करने की स्थिति में ना वो है ना उनकी अवस्था कहती है। इस बार उनको बदलना है। बीकापुर की स्थानीय विधायक हैं शोभा सिंह जी। शोभा सिंह ने स्थानीय स्तर पर काम कराया है। स्थानीय स्तर पर बीकापुर विधानसभा में कुछ विकास के कार्य हुए हैं? नहीं। चलिए, मुन्ना सिंह का देहांत हो चुका है जी, उनके स्थान पर शोभा सिंह चुनाव लड़ती हैं। मोदी लहर है, अयोध्या का चुनाव है, 5 विधानसभा सीटें जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी। सवाल ये है कि जब योगी आदित्यनाथ 2017 में परिवर्तन हो रहा था, जब डबल इंजन की सरकार आई, आपने तमाम मुद्दे गिनाए, उसमें एक मुद्दा है राम मंदिर का, जो अयोध्या से ज़्यादा संबंधित है तो वो पूरे देश का मुद्दा। राम मंदिर निर्माण हो रहा है, क्या आपको लगता है कि उसका प्रभाव चुनाव पे नहीं दिखेगा? राम मंदिर का स्वागत है, इसके लिए हम धन्यवाद देंगे अदालत को कि उसने विवादित मसले को सुलझा दिया। और इसमें सारी पार्टियों के लोगों का एक कहना था, कोर्ट का जो फैसला होगा हम उसको स्वीकार करेंगे, उसको मानेंगे। कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारे लोग उस पर सहमत हैं। कोर्ट के फैसले का सम्मान किया लोगों ने। उस आलोक में मंदिर निर्माण हो रहा है, उसका हम स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। लेकिन इसमें कोई अगर राजनीतिक फायदा उठाना चाहे तो हमें लगता है कि उसका कोई रोल नहीं है। राम मंदिर का राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा यहाँ पे, खासकर अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों पर? राम मंदिर मुद्दे का फायदा भाजपा को कैसे मिलेगा? वो तो हमेशा जो है वोट की राजनीति, धर्म की वजह से जो है धर्म को आड़े हाथों लेकर के जो है वोट की राजनीति कर रही है, तो उसको तो इस बार नुकसान होना चाहिए, इसलिए कि उसका उसमें कोई रोल नहीं। वो अपने फायदे के लिए ये सब बातें बताते हैं, और जो असली काम है धर्म का वो काम नहीं करते लोग। ठीक है, राम मंदिर निर्माण में भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल है क्या? उसको फायदा मिलेगा? बोल लीजिए। राम मंदिर निर्माण में कोई भारतीय जनता पार्टी का रोल नहीं है। अभी हमसे वरिष्ठ नेता संजय भाई छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे साकेत महाविद्यालय के, उन्होंने बताया कि शीर्ष अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, सारी पार्टियां भी सहमत हैं, सारे लोग सहमत हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी को ना
कोई रोल है और न भारतीय जनता पार्टी का कोई उसमें फायदा हो। चंदे में चोरी अलग से कर रहे हैं और तमाम ज़मीनों को एक्वायर किया, गलत तरीके से लोग स्थापित नहीं किए जा रहे हैं अयोध्या में, जो उजाड़े जाएंगे, उजड़ जाने के कगार पे है। भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पे सरकार बनाया था, अपने घोषणा पत्र को पलट के शायद देखा नहीं, उसको पहले अपने घोषणा पत्र को पलट के देखना चाहिए। चलिए, तो घोषणा पत्र पे आते हैं। 2017 में अखिलेश यादव की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, 325 सीटें जीतती है और डबल इंजन की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। क्या लगता है आपको 2017 के बाद काम हुआ है यूपी में? काम इन्होंने एक किया है, दूसरी सरकारों के किए गए कामों का फीता काटा है, उद्घाटन का उद्घाटन किया है। इन्होंने अपना कोई शिलान्यास करके उसका उद्घाटन नहीं किया। हमें जो लगता है कि ये नाम बदलने में, दूसरे के कामों का फीता काटने में पूरा समय बिता दिया और अपने आप को झूठ के सहारे, हमें लगता है इनको कि इन्होंने सपना देखा है कि हम पुनः सरकार बना लेंगे। लेकिन जिस ढंग से कोरोना काल में लोग प्रताड़ित हुए, अपने घरों पर नहीं पहुंच पाए, सरकार की दवा की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, अस्पतालों की व्यवस्था, हमें नहीं लगता कि सरकार कोई संतोषजनक काम कर पाई है और कोई काम में इसकी रुचि है भी नहीं। दूसरे के कामों को लड़ा भिड़ा करके, नाम बदल करके, खुराफात की बात बता करके, ये खुराफाती लोग हैं और एक बार सपना दिखा करके कुर्सी पर बैठ गए। जैसे काठ की हाड़ी कई बार नहीं चढ़ती है चूल्हे पर, वैसे हमें लगता है कि इनका काम अब पूरा हो चुका है, जनता इनकी विदाई के लिए तैयारी कर रही है। योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव से बेहतर साबित हुए हैं कि असफल रहे हैं? योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से असफल रहे हैं। इनका जो वादा था उसके विपरीत काम किए हैं। किसानों की आय दोगुनी करना चाहते थे, करने की बात कहे थे घोषणा पत्र में, उनकी किसानों की आय आधी हो गई, घट गई, महंगाई दोगुनी हो गई। चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे बिजली हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, रसोई गैस हो, हर मामले में ये सरकार विफल है। महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे कहीं ये सफल नहीं है, पूरी तरह से विफल है। कल अखिलेश यादव की एक तस्वीर आती है, परशुराम मंदिर वाली मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा क्या कारण हो गया कि समाजवादी पार्टी को परशुराम मंदिर बनवाना पड़ा और अखिलेश यादव को फरसा लहराते हुए कल अपनी एक तस्वीर दिखानी पड़ी? कारण इसमें स्पष्ट है। जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उन्होंने परशुराम जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। सारे लोगों का सम्मान, सारे धर्मों का सम्मान, सभी देवी देवताओं का सम्मान उन्होंने किया। जब मुख्यमंत्री भी रहे हैं तो मुख्यमंत्री आवास में भी उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया, पूजा पाठ में उनकी रुचि रही है। लेकिन वो दिखावापन नहीं करते इतना। अगर वो पूजा करते हैं, उनके घर वाले पूजा करते हैं, वो मंदिर मुख्यमंत्री आवास में बनाते हैं, आस्था रखते हैं, दिखावा कम करते हैं। ब्राह्मण नाराज हैं इसलिए मंदिर बनवाया गया? नहीं, ब्राह्मण नाराज योगी के कर्मों से हैं। ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ, काउंटर किया गया, उनको घर ढहाए गए। उत्पीड़न जब बढ़ता है तो लोगों में नाराजगी जाहिर सी बात है। और लोगों को उम्मीद अगर है तो आल यूपी सीधी लड़ाई सपा और भाजपा की है। तो लोग अखिलेश की तरफ उम्मीद रखते हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं और अखिलेश भी सम्मान देने में कोताही नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे दलों को मिला करके, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग भी हों, सबका सम्मान कर रहे हैं। इससे हमें लगता है कि अखिलेश यादव को फायदा जरूर मिलेगा। परशुराम जी का मंदिर बनवाना, फरसा लेके अपनी तस्वीर जारी करना, क्या अखिलेश यादव ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश में है? ऐसा कुछ नहीं है। पूर्व की जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई है तो माता प्रसाद पांडे विधानसभा स्पीकर, गणेश शंकर पांडे उपाध्यक्ष, तमाम ब्राह्मण नेता मिनिस्टर रह गई। जहां तक बात परशुराम भगवान की है तो उसमें अखिलेश यादव ने ब्राह्मण वोट के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि परशुराम जयंती को उन्होंने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था पूर्व 2017 की सरकार में। चलिए,
तो आप लोगों का कहना है कि ब्राह्मण ऑटो के लिए नहीं, ऐसे सम्मान में उन्होंने ये काम को किया है। पहले भी किया था। चलिए ठीक है। योगी बनाम अखिलेश मुकाबला है कि मोदी बनाम अखिलेश है? अगर मोदी मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, रैलियां 4 दिन में एक बार वही कर रहे हैं। वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो नाम उन्होंने आगे किया है वो योगी का किया है। केशव प्रसाद मौर्य वगैरह कहीं नहीं। केशव प्रसाद मौर्य को तो बेवकूफ बनाया उन्होंने, लालीपाप दिया। पिछली बार ही उनका नाम आगे करके चुनाव लड़े, इसके बाद बैकवर्ड होने के नाते केशव प्रसाद मौर्य को कान पकड़ के हटा दिया। योगी को कोई जानता ही नहीं था पिछली बार। इस बार तो ये नाम लेकर के कह रहे हैं कि योगी और मोदी। अगर योगी का नाम ये बता रहे हैं तो इस बार तो स्पष्ट है कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। यूपी और योगी उपयोगी। उपयोगी जो बता रहे हैं वो उपयोगी नहीं, नान उपयोगी हैं। अब उनकी विदाई तय है और इनका जो काम है जाहिलियत का है। बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। जितने परीक्षा इन्होंने कराया सारे पेपर लीक हो गए। कोई परिणाम परीक्षा करा करके रिजल्ट नहीं निकाल पाए, नौकरी नहीं दे पाए, रोजगार नहीं दे पाए। किसानों को इतनी त्रासदी है, धान नहीं खरीदा जा रहा है। सेठ साहूकारों का धान खरीदा जा रहा है, बताते हैं बोरा नहीं है, बताते हैं मिलें धान उठा नहीं रही हैं। 1 महीने हो गए बीकापुर में धान खरीद बंद है। 1 महीने और बीत जाएगा, इसके बाद गेहूं खरीद की चर्चा चल जाएगी। कहाँ धान बिकेगा? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, विश्वनाथ कॉरिडोर है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर है, गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है, कानपुर मेट्रो है, लखनऊ मेट्रो है। ऐसे तमाम विकास की चीजें हैं जिनका जिक्र भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में कर रहे हैं। क्या लगता है कि ऐसे विकास के चिन्हों के आधार पर योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं अखिलेश पर बीच पड़ेंगे? आप भी लेके इसी को जवाब दे दीजिए। इनका जो विकास का वादा है और दावा है, मैंने सारे नाम आपको गिनाए, वो पूरी तरह से फेल है। कहीं कोई विकास नहीं है। ये जब कोरोना काल में ऑक्सीजन मरीजों को नहीं दे पाए, उनका इलाज नहीं करवा पाए, बाहर से जो लोग आए, दूसरे प्रदेशों में जो लोग, हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो लोग काम करने गए थे, वो लोग पैदल चल के आए। उसमें कई लोग तो ट्रेन से कट के मर गए, उनको व्यवस्था नहीं दे पाए लाने की। और अपनी रैलियों में परिवहन विभाग की बसें और सरकारी जो इनका वो है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं पूरी तरह से। तो इनका कहीं कोई मतलब नहीं है, ये पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। ठीक है। और आने वाला चुनाव इनके खिलाफ होगा। एक और विकास का कार्य में जोड़ देता हूं, बाकी आपने सुना होगा 32 नए मेडिकल कॉलेज की बात उत्तर प्रदेश सरकार ने कही है। इन सारी चीज़ों के बीच में जो एक विकास का चेहरा भी योगी आदित्यनाथ के नाम पर आगे बढ़ाया जा रहा है, एक हिंदुत्व का चेहरा है जो बनाया जा रहा है, कानून व्यवस्था पर एक बहुत सख्त मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जा रहा है। इस पूरे त्रिकोण में योगी बनाम अखिलेश का मुकाबला कहाँ खड़ा है? जहाँ तक कानून की बात आपने कही कि बड़े सख्त मुख्यमंत्री माने जाते हैं, आज तक प्रदेश सरकार ने माफियाओं की एक सूची बना के नहीं पेश किया। और जिस जात विशेष के हैं चीफ मिनिस्टर जी योगी बाबा, उनके समाज के लोग नहीं मारेंगे। रह गई 32 मेडिकल भाजपा के नेताओं से ये सवाल करिए सजाती होने का, तो वह मुन्ना बजरंगी का नाम लेते हैं कि वो भी तो मारे गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और तमाम बड़े बड़े लीडर आता भी। और बोलिए। जहां तक 32 मेडिकल कॉलेज का सवाल है, पूर्व की सरकार अखिलेश यादव की 2017 में से पहले 2012 में जब आई तो सारे मेडिकल कॉलेज की स्थापना, नींव रखने का काम, उनका ढांचा तैयार करने का काम, अयोध्या फैजाबाद में हमारे एक मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर में बना है, उसी के पीरियड के सारे 3200 मेडिकल कॉलेज हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी आज अपना बता रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वो तो इनका है ही नहीं है। लखनऊ मेट्रो, कानपुर नहीं, तमाम जैसे विकास के कार्य, सब कुछ उनका नहीं, सब अखिलेश पिछली सरकार का है। इस सरकार ने कुछ नया नहीं, सरकार ने कुछ कोई चीज नया कुछ नहीं। चलिए, एक सवाल राजनीतिक भीड़ का है। भाई साहब ने 6000 बसों का जिक्र किया तो मैंने कहा वो सवाल ले लेते हैं। अखिलेश
की जो विजय यात्रा निकल रही है, जो रथ लेके वो निकले हुए हैं, उसमें भी भीड़ दिखाई पड़ रही है। योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की जो ये जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, इसमें भी भीड़ दिखाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभाएं हो रही हैं उसमें भीड़ है। प्रियंका गांधी जो बड़ी बड़ी सभाएं कर रही हैं उसमें भीड़ है। सच में भीड़ किसकी? अब इसका अंदाजा तो आपको भी है, हमको भी है। इनकी भीड़ें सरकारी संसाधनों से सरकारी कर्मचारियों को लगा करके, मास्टर को, आशा बहू को, कार्यकर्त्री को, चाहे जितने प्रधान हैं, कोटेदार हैं, इन सबको जबरदस्ती भीड़ लाने के लिए बसें लगा दी गई हैं। फ्री में बस दी जा रही है, लंच पैकेट दिया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि तुम्हारी पेंशन बन जाएगी, किसान सम्मान निधि आ जाएगी, शादी अनुदान का कार्ड वहाँ मिल जाएगा। तब लोग गए हैं। अखिलेश यादव जब निकलते हैं तो रात रात, पूरी रात लोग बगैर किराए भाड़े के अपने हर्जे खर्चे से खड़े होकर के रात रात स्वागत कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि अखिलेश यादव इस बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और उत्तर प्रदेश की तब्दील और तस्वीर को बदलने का काम करेंगे। किसानों का हित होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए कोई कार्य योजना बनेगी, जो विकलांग, विधवा, वृद्धा जो समाजवादी पेंशन बंद कर दी गई है उसको फिर से 3 गुना 4 गुना की घोषणा उन्होंने किया है, लागू करेंगे। और एक अच्छी बात उन्होंने कहा है कि 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश में वो फ्री देने की बात कहे हैं और उन पे भरोसा भी है लोगों को, जो कहते हो करते भी हैं। इसलिए बड़ी राहत की बात कही है उन्होंने। बेरोजगार नौजवान, किसान अखिलेश यादव को आशा भरी नज़रों से देख रहा है, उनके साथ जुड़ रहा है। हमें उम्मीद ही है नहीं, पूरा भरोसा है, हम लोग अखिलेश यादव के साथ हैं और इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। बाबा हर मोर्चे पर फेल है, इनसे उत्तर प्रदेश संभलेगा नहीं। चलिए ठीक है। जब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की बातचीत होती है तो वो बात करना है भैया तो आज ही ठीक है। तो जब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की बात होती है तो ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी एक धर्म विशेष के लिए ज़्यादा काम करती है और जब पिछड़ों की बात होती है तो वो एक जाति विशेष के लिए काम करती है। इस पर आप लोगों का क्या कहना है? आप बोलेंगे। समाजवादी पार्टी ही नहीं, चाहे जो पार्टी सत्ता में रहेगी, एक चीज़ आप जान लीजिए कि भारत सरकार में एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है और उसका एक बजट अलॉट होता है। कोई अतिरिक्त बजट जो अखिलेश यादव की सरकार में जो काम हुए हैं, उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए कोई अतिरिक्त बजट नहीं अलॉट किया। वही पैसा वो चाहे जिसकी सरकार होगी, वो तो केवल भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपोगंडा के तहत हिंदू मुस्लिम की तरफ राजनीति को ले जाने के लिए ऐसा करती है। चलिए इसी में मैं अपना सवाल जोड़ दूं। 2012 में लिस्ट गिनाई जाती थी एक जाति विशेष की, पिछड़े समाज के, उस पर क्या कहना है आप लोगों का? क्योंकि लगातार वो आरोप लगाए जाते हैं। वही दो चीजें देखिए, वो भ्रम और गलतफहमी यही फैलाई गई कि ये यादव और मुसलमान की सरकार है, अखिलेश यादव की। भाजपा ने ये प्रोपोगंडा पूरे तरीके से पूरे प्रदेश में फैलाया और धर्म के नाम पे लोगों को जो है भड़काया। इसी वजह से जो है एक ध्रुवीकरण की राजनीति उन्होंने की। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। आज आप देख लीजिए, जातिवादी चेहरा आज उनका नहीं दिखाई पड़ रहा है, जनता देख रही है सब। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में अगर आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 17% है कि नहीं? 17 से 18% के आसपास। 17 से 18% है। इनसे पूछा जाए कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में वो मुस्लिम कहाँ हैं? वो हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं, हिंदुस्तान की आज़ादी में उनका योगदान नहीं है। आपने, इनकी पार्टी ने ये बताया कि कितना टिकट इन्होंने मुसलमानों को विधानसभा के चुनाव में दिया था। एक भी टिकट नहीं, एक नहीं दिया था। तो ये इनका नारा सही है? आप बताइए। चलिए, तो ये तो खैर उनका बड़ा स्पष्ट कहना था। आप 2017 विधानसभा चुनाव को देखिए, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, अमित शाह हों या नरेंद्र मोदी हों, एक नारा बहुत तेज उछला था कि अगर जो है ईद में बिजली आ सकती है तो दिवाली में क्यों नहीं आ जा सकती है। शमशान और वो वाली भी, कब्रगाह वाली पूरी एक डिबेट चालू हुई थी। तो ये तो तुष्टिकरण की बात आप जो कह रहे हैं, अब इसमें हम लोग क्या अपनी राय रखेंगे? हमारे साथ एक युवा साथी भी हैं। बेरोजगारी मुद्दा है इस चुनाव में? बेरोजगारी मुद्दा जरूर है
लेकिन मैं आप सब लोगों से, हमारे सब बड़े बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, बोलिए। इन सबसे मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश जी, अभी इन्होंने बताया कि मुस्लिम 17 से 18% हैं, बाकी जो हैं हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई जो थोड़े मात्रा में, प्रचुर मात्रा में थोड़े से हैं। आप बताएंगे कि 2012 से 17 के समय में सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप किसके लिए आई थी? शायद आप सबको जानकारी होगी। आप जहाँ बैठे इस जगह का नाम है भरतकुंड नंदीग्राम। 2012 में इसी जगह पे दंगा हुआ था जिसमें हमारे हिंदू भाई मारे गए थे, हिंदू भाइयों की दुकानें भी जलाई गई थी। एक भी व्यक्ति आकर बता दे कि हमारे हिंदू भाई को एक भी मुआवजा मिला था और एक भी मुसलमान वंचित रह गया जिसको मुआवजा ना मिला हो। मैं क्यों दूं अखिलेश को? मैं यही जानना चाहता हूं, क्यों दूं? एक वजह बताएं ये लोग। ठीक है, इनका ये कहना है कि हाँ, स्थानीय स्तर पर भी, स्थानीय स्तर पर इनका, आपने स्थानीय मुद्दा की बात की, ठीक है। इन्होंने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण किया गया था, समाजवादी पार्टी ने किसी भी शोषित हिंदू को मुआवजा नहीं दिया था। ठीक है, ठीक है, आप ठीक है भैया, उनका जवाब लीजिए। उन्होंने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना है, आप इनका जवाब इनको दे दीजिए। ये जहाँ तक भाई साहब कह रहे हैं जो दंगा हुआ, पहली बात तो दंगा सुनियोजित था और उस दंगे के सुनियोजित कराने के साजिश करने के सबसे बड़े ठेकेदार हिंदू नेता थे भदरसा कस्बे के। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि मुसलमान को मुआवजा मिला, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य तेज बहादुर यादव, मेरी ग्राम पंचायत का एक मजरा है फतेहपुर, पठान बस्ती जलाई गई तो उसको बता दिया गया भदरसा कस्बा जलाया गया। लालपुर फुलोरिया नहीं जली थी, बरदहवा जली थी तो उसको बता दिया गया कि लालपुर फुलोरिया जला दी गई। और इस जगह पे जहां ये दंगे की बात कर रहे हैं भरतकुंड नंदीग्राम पे, यहाँ जिसका जो भी नुकसान हुआ था, यही बगल में है, आप देख सकते हैं, जिसका जो नुकसान हुआ था, चाहे हिंदू रहा हो, चाहे मुसलमान रहा हो, चाहे ईसाई सिख सरदार रहा हो, सबको बराबर समाजवादी पार्टी ने एक एक पैसे का हिसाब दिया और सबको स्थापित किया दोबारा। उस दंगे में, उस दंगे के आगोश में जो हिंदू लीडरशिप यहाँ की थी, उनका चेहरा बेनकाब हो गया, वही लोग जेल भेजे गए। जिनका जले नहीं है उसको कहाँ से मुआवजा दे दे अखिलेश सरकार, किसी की भी सरकार हो। जिनका जले नहीं, नुकसान नहीं हुआ, कहाँ मुआवजा ले लेंगे? आपके सवाल का जवाब मिल गया। मेरा सवाल रोजगार पे था। संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 70 लाख नौकरियों को देने का वादा किया था। अभी वर्तमान में जो पोस्टर लगाए गए, 4.5 लाख नौकरियों की बात लिखी गई है कि 4.5 लाख नौकरियां दी गई। आप युवा हैं, उसी तबके से आते हैं। मेरा सवाल रोजगार पे, क्या रोजगार मिला है इस सरकार में? मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि 2012 से 2017 के बीच में कितनी पुलिस की वैकेंसी आई थी? मैं आपको बता दूं, 42,623 वैकेंसी आई थी, जो पहली आई 2013 में। 2015 में ISI की भर्ती जो 2300 थी, ये आपकी पुलिस की भर्ती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहली जो पुलिस की भर्ती थी 1,10,000 दिए थे, 1,10,000। दूसरी जो वैकेंसी आई वो 69,000 की थी। ये तो सिर्फ पुलिस की वैकेंसी हो गई। टीचर की 69,000 भर्तियाँ आई। कितने हमारे नगर निगम में 4th क्लास की वैकेंसियाँ आई संविदा कर्मियों की। क्या आपको सबको रोजगार नहीं मिला? जो योग्य है उनको रोजगार मिला। SI की 92,000 भर्ती आई 2019-20 में। अब जाके उसकी परीक्षा हुई, उसका जो है साकुशल रिजल्ट आया। काहे नहीं भर्ती आई? दर्शकों के लिए मैं अपने बता दूं कि अगर तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे तो 2007 से लेके 2012 और उसके पहले मायावती की सरकार को भी अगर जोड़ लेते हैं तो तकरीबन 3.5 लाख सरकारी नौकरियां आई थी। और 2000, ये अखिलेश योगी आदित्यनाथ का दावा है कि 2017 से 2022 तक अखिलेश और मायावती का पूरा मिला के 3.5 लाख और 4.5 लाख नौकरियों का दावा है। मेरा सवाल उस वादे पे भी था 70 लाख पे, उस पर अभी आपका जवाब नहीं आया। बाकी आप लोगों से सवाल है, योगी आदित्यनाथ का कहना है आंकड़ों के हिसाब से कि हमने अखिलेश से ज़्यादा नौकरियां दी हैं, तो हम कैसे रोजगार के मोर्चे पर फेल हो गए? योगी आदित्यनाथ के आंकड़े झूठे हैं और झूठ बोलने में इनको महारत हासिल है। झूठ के भरोसे ही वहाँ पहुँचे हैं। ये केवल सपना दिखाते हैं
जितने वैकेंसियों के पेपर इन्होंने कराया, इनके सारे पेपर आउट हो गए। और ठेला खोंचा चलाने वाले टॉप करते हैं इनके समय में। जो परीक्षा नहीं देते हैं वो नौकरी पा जाते हैं, जो परीक्षा देते हैं वो बेचारे लिस्ट में पता नहीं चलता उनका नाम। पहली बात तो ये। और ये झूठ का फरेब का जो सिस्टम बनाए हुए हैं ये सब लोग जान चुके हैं। बाबा पूरी तरह से यूपी में फेल हैं। ये जो करते थे वही काम इनको करना है देर सबेर। जहाँ तक बेरोजगारों की बात है, जितना तकलीफ, जितना बेरोजगारी का परसेंट इन्होंने देखा अगर होगा तो जितना इनकी सरकार में बढ़ा है आज़ादी के बाद से आज तक, उतना परसेंट बेरोजगारी का कभी नहीं बढ़ा। उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर अब नहीं चल रहा है। यहाँ तक की स्थिति हो गई है उत्तर प्रदेश अब न्यूनतम स्तर के, जो सबसे निचले प्रदेशों में है, गरीबी की स्थिति यह है कि 1-2 प्रदेश इससे ऊपर हैं। बाकी ये वहाँ जाके खड़ा कर दिया प्रदेश की हालात को इन्होंने जहाँ पहुँचा दिया। वहाँ लोग सोचे नहीं थे। लोग सोच रहे थे कोई पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री होगा, प्रदेश को आगे बढ़ाएगा, पढ़ने लिखने की बात करेगा। कंप्यूटर युग है, ये लोगों को शिक्षा देने की बात करेगा। ये चिलम और उसमें बजाए घूम रहे हैं लोगों को। जब लोग कांवड़ यात्रा निकालते हैं तो पुष्प वर्षा से फूल बरसाया जाता है, जब नौकरी मांगते हैं तो लाठी पड़ती है, सर तोड़ा जाता है। और यही बात अगर वो अपने हक की करते हैं, किसानों का कर्जा नहीं माफ होगा, वो जेल जाएगा। 13 बार इन्होंने बिजली का बिल बढ़ा दिया, खाद का दाम बढ़ा दिया, आपकी दवाओं का दाम बढ़ा दिया। 1 तारीख से जूते चप्पल पे भी लगने वाला टैक्स भी बढ़ा दिया। जीएसटी की इनकी स्थिति में हर चीज का दाम बढ़ता जा रहा है। महंगाई चरम पर है और ये हर मोर्चे पर फेल है। इनसे लोग ऊब चुके हैं, इनसे विदाई चाहते हैं। आखिरी सवाल हम अपने इस युवा साथी से ले लें। बेरोजगारी समस्या है कि नहीं है? और 70 लाख नौकरियों का वादा था, उस पर यार तुमने जवाब नहीं दिया। बेरोजगारी समस्या भारत में तब तक रहेगी जब तक हम दो हमारे दो के नियम को हम सब नहीं फॉलो करेंगे। और हम दो हमारे दो के नियम को सबसे ज़्यादा विरोध अगर किसी पार्टी ने किया है तो यार एक बात बताओ, जब 2017 में वादा कर रहे थे तब पॉपुलेशन नहीं थी। अब जब नौकरी देने की बारी आएगी तो हम पॉपुलेशन थोड़ी गिनाएंगे। हम दे रहे हैं ना, नौकरी महाराज जी दे रहे हैं। लेकिन जैसे हम कोई बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए पहले गहराई से फाउंडेशन बना रहे हैं जी। न्यू मेरी बन रही है और मुझे ऊंची बिल्डिंग बनानी है, ना कि मुझे ऐसी न्यू मुझे इस लाभ से वंचित रखा गया। ठीक जी। तो ये हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग थे बीकापुर विधानसभा के, और आपने पक्ष विपक्ष सबके तर्कों को सुना। और जनता के रूप में आपको तय करना है कि कौन आपकी सरकार चलाएगा। बाकी हमारी न्यूज़टेक मीडिया लगातार गांव कस्बों से आपको जमीनी चुनावी रिपोर्ट पेश करती रहेगी और ऐसे ही अन्य अन्य जगहों से लाकर आपको बताएगी कि चुनावी माहौल क्या है। नमस्कार, मैं विक्रांत मेरे सहयोगी आनंद मिश्रा के साथ newstek.com के लिए। जय हिंद, जय भारत।